तैयारी कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। चलिए 68 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, और यहाँ पर 68 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब लगभग पहले से ही सभी का आ चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 68 नंबर में वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जम्बू। क्या दिया है, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ गया है जम्बू वाला, ये आपका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। जम्बू क्या है, तत्सम है। अगर हम आपसे पूछे सर जी इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है, तो बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। जम्बू का तद्भव होता क्या है, तो आप कहेंगे सर जामुन होता है। क्या होता है, जामुन होता है। यहाँ पर अगर नाक से बोले कि नाक का तत्सम नासिका होता है। यहाँ पर देखो धूरी का धूली होता है। यहाँ पर देखो जनवास दिया है, जनवास का होता है जन्यवास। ठीक है, क्या होता है, जन्यवास होता है, जन्यवास होता है, याद रखिएगा जन्यवास इसका तत्सम बनता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वासग्रह शब्द का तद्भव कौन सा है। वासग्रह शब्द का तद्भव पूछा गया है, यहाँ पर आंसर है, तो याद रखिए इसका होता है बसेरा। क्या होता है, बसेरा। हमने एक आपको बात बताया था कि भैया आपके तद्भव में ब शब्द मिलेगा, वही तत्सम में बा का परिवर्तन वा में होता है। अगर आप तुक्का लगाना चाहते तो लगा सकते थे, क्योंकि वा यहाँ पर दिया है तो इसका परिवर्तन बा में हुआ है, अर्थात बसेरा हो गया राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। हिंदी की आदि जननी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सही करना है। तो देखो हिंदी की आदि जननी दिया है तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, संस्कृत को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहता हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तब क्या होता, थोड़ा क्वेश्चन में खेला हो जाता। खेला क्या हो जाता, हिंदी की जननी अपभ्रंश हो जाता। लेकिन अगर जब आपसे हिंदी की आदि जननी लगा दे तब आपको यहाँ पर लगाना है संस्कृत लगाना है। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी घुमा घुमा के मारता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि आपके कौन हैं। तो भैया यहाँ पर दिया है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, और ये पहले कवि कौन हैं, यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर ये पहले कवि आपके हैं कौन है, खड़ी बोली दिया है तो आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। क्या, अमीर खुसरो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है खड़ी बोली की हो रही है ना। हिंदी के पहले कभी अगर होता तो सरायपा, लेकिन खड़ी बोली दिया है तो अमीर खुसरो, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्यकार का जो प्रथम लेखक मानते हो किसे मानते हैं। हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक जो माना जाता है वो माना जाता है आपके गरसादातासी को। गरसादातासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया दिए गए शब्द में से गेह के समानार्थी आपके हैं क्या। गेह के समानार्थी क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे गेह के समानार्थी में यहाँ पर आपसे 73 नंबर में तम नहीं हो सकता है, यहाँ पर सभा दिया गया है, गोष्ठी नहीं हो सकता है, कंचन नहीं होगा, एक बच्चा सदन भवन निकेतन, मतलब ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका स्तुति का विलोम है। स्तुति मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, है ना। जैसे हम क्लास में किसी की प्रशंसा कर लें तो वो बिगड़ जाता है, लेकिन अगर उसको हम क्या है डांट दें तो थोड़ा सुधर जाता है। तो आप कहेंगे स्तुति मतलब हो गया प्रशंसा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा निंदा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं होता है। देखिए कनक के अर्थ की अगर बात करते हैं तो कनक में यहाँ पर देखिए अर्थ नहीं होता है, सोना होता है, धतूरा होता है। ये दो चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं जिनसे आपको आंसर मिलना है, या तो छल हो सकता है या तो खजूर हो सकता है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा, है ना। फोकस ये डालिए कि भैया खजूर हम लगाएं या छल लगाएं। तो एक बात को याद रखना कि भैया कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है, धतूरा है और अन्न भी होता है। क्या होता है, अन्न भी होता है, अन्न जो खाने की चीज़ है, और खाने की चीज़ खजूर भी है। तो एक बच्चा है यहाँ पर आंसर ए नंबर छल हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हम सब को लेकर चलते हैं, किसी एक को लेकर नहीं चलते हैं। आपने इसके पहले पढ़ लिया है, हमें मालूम है, तो आप हमें मत कहिए कि सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, क्योंकि हम सबको लेकर चलते हैं और सब कुछ बताते हुए चलते हैं। मॉडल पेपर में गलतियां होती हैं उसको भी सुधरवाते हुए चलते हैं, हवा में नहीं भगते हैं। इसलिए आपको स्पीड हमारी कम लग रही हो तो आप क्लास के बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना। स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा।
हमारे अनुसार हम अपनी स्पीड को बिल्कुल बराबर रखे हैं, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है ना। क्लियर है। चलिए, तो भैया जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देना है, यहाँ पर जवाब देना है। हमारी आंखें हर चैनल पे रहती हैं, कहाँ कहाँ आप लोग पढ़ के आ जाते हो हमें पता रहता है ना। चलिए, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं 76 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 76 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा अकथनीय बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी अकथनीय बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्प में से सही वाक्य आपको चुनना है। 77 ऑप्शन आपसे दिया गया है। हाँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ज्ञान नहीं है, इसमें नौटंकी चल रही है, ठीक है। तो कृपया करके ज्ञान वाली क्लास में पढ़ाई करें, रिकॉर्ड क्लास में ज्ञान तो मिलता नहीं है ना। तो आप लोग रिकॉर्ड वाली क्लास बाद में देखा करें, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपसे पूछा गया 77 में। तो आप कहेंगे 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। नगरों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द में से उचित शब्द का चयन करना है। 78 ऑप्शन आपसे कह रहा है। तो भैया औद्योगिक जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, तो ये तो आपका गलत दिया है सरासर, ये भी गलत दिया है। औद्योगिक दिया है, वो भी ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है। और भैया वह महिला बहुत विद्वान है, तो आप कहेंगे सर 79 का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर महिला विद्वान शब्द नहीं लगाएंगे, विदुषी लगाते हैं। महिला के साथ हमेशा विदुषी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कवि का सही बहुवचन क्या होता है। यहाँ पर 80 नंबर आपसे कह रहा है कि कवि का बहुवचन इनमें से होता क्या है। तो आप कहेंगे सर कवि का बहुवचन इनमें से क्या बनेगा, 80 नंबर आपको देना है। तो कवि का होता है कवि वृंद, क्या होता है, कवि वृंद होता है। तो कवि वृंद है तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। किताब में तो इन्होंने बी दे दिया है, कविगण होता नहीं है ना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया है जो कि गलत है, कवि वृंद होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, सुधार करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए, हाँ, यहाँ पर देखिए राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो का शब्द दिया है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर का जो दिया गया है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संबंध है, का की के रा री रे, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 82 नंबर में से क्या बनेगा। तो ये आपका दिया है जातिवाचक से दिया गया है व्यक्तिवाचक, इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बने जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अग्नि का विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बताना है अग्नि का विशेषण क्या होता है, यहाँ पर देना है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो 83 नंबर और 83 का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखो आग्नेय शब्द जो दिया है, आग्नेय, अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चोर उठ भागा ये कह रहा है, तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा। तो भैया चोर उठ भागा देखे जाए 84 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पहले चोर उठा होगा तभी तो भागा होगा। यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है और आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या आंसर लगाया जाए, तो आप कहेंगे सर पहले उठा है फिर भागा है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका सी पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखो वैसे देखा जाए 84 नंबर में शुद्धता क्या होना चाहिए था। शुद्धता होना चाहिए कि चोर उठ भागा, इस वाक्य में जो आपकी भागना उठना है ये कैसी क्रिया है ना। ये अगर दे देता तो ज़्यादा शुद्ध होता। इसमें ये कहता कि पहली क्रिया कैसी है और दूसरी क्रिया कैसी है, तो ज़्यादा बेस्ट आंसर आपका हो जाता। लेकिन इसमें साफ साफ इसमें कहा नहीं गया है वैसे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगला दिया गया है लता गा रही है, यहाँ पर आपसे पूछा है इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा।
चलिए, लता गा रही है, देखो था शब्द तो है नहीं है, तो भूत को यहाँ से हटा देते हैं, ये भूत आपके हट गए हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल 85 नंबर दिया है, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। चलिए, भाववाच्य का उदाहरण पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए 86 नंबर दिया है और 86 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखो दिया गया है कि खाया जाता है, लेकिन नहीं शब्द आपके दिया है, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि धूप में चला नहीं जाता है ना, क्योंकि इतनी धूप ही है तो क्या किया जाए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से विस्मादि बोधक अव्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है। विस्मादि बोधक आपसे दिया गया है, यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर विस्मयाद बोधक अव्यय उदाहरण दिया है 87 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है विस्मयाद बोधक, या वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ, या जहाँ जहाँ, क्या बनेगा। चलिए 87 नंबर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 87 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है ना। बोलते हैं धन्य हो भैया, बड़े दिनों बाद क्लास में दिखाई दिए और आते ही जहर उगलने लगे, धन्य हो आप महादेव हो। तो आप कहेंगे धन्य धन्य, यहाँ पर आंसर आपका हो गया बी नंबर हो गया है और डैश लगाएंगे धन्य धन्य। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कहेंगे शिष्ट शब्द तो निकल रहा है, अब बचा हुआ यहाँ पर इष्ट शब्द है ता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा कह रहा है, तो भैया आध्यात्मिक एक प्रत्यय जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि आपकी कौन सी है। सन्मार्ग में कौन सी प्रयुक्त संधि है, यहाँ पर 90 ऑप्शन आपसे कह रहा है। तो भैया सन्मार्ग में से अगर आप तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो माँ शब्द आया है ये व्यंजन से निकलेगा, तो विसर्ग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन सत धन मार्ग हो जाएगा। क्या बनेगा, सत धन मार्ग बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी बनेगा। अगला है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है वह कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम आपका कौन सा होगा। चलिए, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम बताना है। तो भैया उचित विराम क्या बनेगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा लगाइए, इसके बाद मतलब ये हो गया अल्प विराम की संबंधी अशुद्धि आपकी है। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है दी गए विकल्प में से कोढ़ में खाज होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से है क्या। यहाँ पर आंसर नंबर आपका राइट क्या हो सकता है कि भैया कोढ़ में खाज होना 92 नंबर है। तो भैया यहाँ पर किसी बीमार व्यक्ति ठीक ना होना नहीं होगा, दुख पर और दुख होना। कोढ़ में खाज, भैया कोढ़ तो ऑलरेडी होता है उसमें भी खुजली होने लगे, मतलब दुख में और दुख होना, जैसे कंगाली में आटा गीला होना है ना, जैसे होता है ना कंगाली में आटा गीला होना, तो वही आपका ये भी है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला है करुण रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है। करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो करुण का क्या होता है, शोक होता है और शोक दिया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर सभी सही आ रहा है। और यहाँ पर और पूछा जाए तो और को बता ही दोगे, रति किसका है ना, यहाँ पर हास किसका है, उत्साह किसका है। अगला बताइएगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर देखिए 94 नंबर आपसे कह रहा है, तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, लटा अनुप्रास। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, लटा अनुप्रास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो वृत्तानुप्रास होता है इसमें तीन आपके शब्द आपको मिलेंगे, हमने बताया भी था। सुत्तानुप्रास में लास्ट में क्या होता है, तुकांत शैली होती है, तुक मिलते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे गद्यांश, और गद्यांश कह रहा है कि आवश्यकता इस बात की हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है। मतलब ये गद्यांश में जो आपका दिया है वो दिमाग लगाने वाली जरूर नहीं है, जितना दिखा है उतना पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। इस तरह शब्द आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। बाकी यहाँ पर जो आपके PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम से आप गद्यांश है, मैथ है, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है
आपका यहाँ पर आपका 100 में क्या कह रहा है, सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना किस गोस्वामी दास की कृति से आपकी ली गई है, 100 नंबर में। तो ये रामचरितमानस से ली गई है, याद रखिए ये रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। बाल कांड वही है जो कि सबसे बड़ा कांड है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर। अगला है केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखिएगा केदारनाथ सिंह दिए गए हैं, इनकी एक पुस्तक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था 1989 में। कब दिया गया था, 1989 में दिया गया था। ये कविता संग्रह है। देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर अकाल में सारस क्या बनेगा, अकाल में सारस के लिए 1989 में इनकी इस पुस्तक को या कविता संग्रह को पुरस्कार दिया गया था। अगला है मृच्छ कटिकम किसकी रचना है। मृच्छ कटिकम किसकी रचना है, तो भैया यहाँ पर मच्छर काटते हैं जो जूते मोजे होते हैं, अर्थात जो शूद्रक होते हैं। मत्स्य कटिकम किसकी है, तो आपकी शूद्रक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कि यह मास जो चंद्रमा की के अनुसार गिना जाता है, यहाँ पर एक स्थान भरना है कि यह मास जो चंद्रमा की क्या भरा जाए भाई, गति। मलमास नहीं हो सकता है, चंद्रमास जरूर हो सकता है। रीत नहीं भर सकते हैं, ये आपका आंसर ये भर जाएगा। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। सही आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपने पढ़ा होगा उपन्यास है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। यह है क्या, उपन्यास है। इसका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। कब मिला था, तो 2018 में मिला था, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म जो आपकी है वो आलम आरा है, वो किस वर्ष रिलीज हुई थी। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में आपको मिला था मूक, है ना, मूक जो कि आपकी हरिश्चंद्र थी। इस प्रैक्टिस सेट में आपसे मिला है बोलने वाली फिल्म। तो भैया ये बोलने वाली फिल्म आपकी है, बोलती हुई फिल्म है। ये दोस्तों याद रखिए 14 मार्च 1931 को, कब, 14 मार्च 1931 को ये रिलीज हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत कला संग्रहालय जो आपका है, भारत कला भवन संग्रहालय जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। हाँ बिल्कुल सही है, मुख्य फिल्म अगर पूछता तो 1913 में हरिश्चंद्र हो जाती। भारत कला भवन संग्रहालय जो आपका है 106 नंबर में, तो 106 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। ये आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा, कहाँ पर है, तो आपके भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है। और 1920 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी, राय कृष्णदास के द्वारा कराई गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है और सर्वाधिक क्षेत्रफल दिया है, तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 107 नंबर में। 107 का ऑप्शन जो आपका लखीमपुर खीरी, है ना, क्या हो जाएगा, ये जो लखीमपुर खीरी है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगर सबसे कम बोलता तो फिर भदोही हो जाता, संत रविदास हो जाता, या भदोही कह सकते थे। यहाँ पर अगला, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में सोयाबीन की सबसे फसल जो है वो उगाई जाती है। चलिए, सॉरी, वो आपका है पेड़ पौधों के लिए है। क्षेत्रफल भी पूछा गया है तो लखीमपुर है, और वो जो हमने अभी बताया कि जो संत नवेर वो आपका पेड़ों में सबसे कम है, जहाँ पर कम पेड़ है वो है। ठीक है, जो सबसे कम है वो भदोही में है, वन की बात हो रही है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, 108 नंबर में। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र आपका पड़ता है ना, जिसे जुजाग भुक्ति कहते हैं, है ना, जिसे जुजाग भुक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया कार्तिक एक लोक नृत्य है, और ये जो कार्तिक लोक नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है, आप बताना है। तो 109 नंबर का ऑप्शन बनेगा बुंदेलखंड क्षेत्र का। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। श्री कृष्ण और गोपी बनकर किए जाने वाला ये नृत्य है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। रंग थिएटर जिसे बोलते थे जीपीओ लखनऊ में स्थित आपका है। अंग्रेजों का ये मनोरंजन केंद्र हुआ करता था।
अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर जुटा करते थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 110 का आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, JPO लखनऊ इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और जिसे आज GPO कहते हैं, रंग थिएटर को रंग थिएटर भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। दिया सलाई उद्योग आपको कहाँ मिलेगा, दिया सलाई जलाओ बरजाओ, अर्थात यहाँ पर बरेली इसका सही आंसर बनेगा कि दिया सलाई उद्योग आपके बरेली में होता है। अगर पूछे सहारनपुर में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कागज उद्योग जो आपका होता है सहारनपुर में होता है। यहाँ पर मिर्ज़ापुर अगर पूछे तो मिर्ज़ापुर आपके कालीन के लिए जाना जाता है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे मुरादाबाद तो भैया पीतल के सामान के लिए यहाँ पर मुरादाबाद जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, दिया गया है कि हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है। भारत ने $1 मिलियन की सहायता दिया है और यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पपुआ न्यूगिनी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और पपुआ न्यूगिनी में 24 मई 2024 को ये भूस्खलन हुआ था। अगला है कि 17वें इंडिया प्रीमियर लीग अर्थात IPL 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने यहाँ पर जीता था। तो भैया यहाँ पर बताना है 113 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये है कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था, है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर WPL में कौन जीता है वो आप लोग कमेंट करेंगे। WPL में कौन जीता था ये आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइएगा। WPL में कौन जीता था, मतलब WPL मतलब होता है जो महिलाओं के लिए, है ना। WPL में RCB जीती थी, याद रखिएगा। और अगला है कि मई 2024 में किसी 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 114 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये है आपके जिन्नी एपेर्नबेक, क्या नाम है इनका, इनका नाम है जिन्नी एपेर्नबेक हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा ये जर्मन की लेखिका हैं, कहाँ की हैं, ये जर्मनी की लेखिका हैं, याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक थी कैरोस, उसके लिए ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा चुनाव 2024 में से किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट आपके पड़े हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 115 में क्या बनेगा, नोटा पर 2 लाख से अधिक अर्थात देखा जाए तो 2,18,678 वोट पड़े थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी ने यहाँ पर जीत दर्ज किया है। यहाँ पर इसका जो आंसर 115 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, इंदौर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और कौन थे, तो आपके शंकर लालवानी ने जीत दर्ज किया है। यहाँ पर अगला है कि जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि भैया जून 2024 में से मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है, 116 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति बोर्ड, जो आपका विनिमय बोर्ड है, 116 नंबर में ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और ये एक मोबाइल ऐप है जो कि जटिल वित्तीय कार्य को सरल बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर किया गया है। अगला दिया है कि मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है, अर्थात ये जो नाम दिया गया रेमल ये किसके द्वारा दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है, 117 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके ओमान ने दिया है। रेमल का नाम जो दिया है वो आपके ओमान ने दिया है। याद रखिए ये रेमल कहाँ पर आया था, किसी को याद है, किसी को याद है रेमल जो चक्रवात आया था कहाँ पर आया था, अरब सागर में आया था या आपके बंगाल की खाड़ी में आया था, कहाँ पर आया था। ओमान में नहीं आया था भाई, ओमान ने नाम दिया है, ओमान ने नाम दिया है, लेकिन रेमल जो आपका चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में आया था। याद रखिए बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। रेमल का अर्थ होता है रेत, ठीक है, रेमल का अर्थ होता है अरबी भाषा में जो होता है अमन की भाषा में वो रेत होता है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु है मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई जो धातु है इनमें से वो कौन सी है। यहाँ पर देखिए ये कौन सी है, तो 118 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा धातु है। याद रखिए तांबा इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर तांबे की ठोस है ना, ये तन्यता क्षमता के कारण ये हथियार बनाने में थोड़ा आसान हुआ करता था। यहाँ पर अगला दिया है निम्न में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक अर्थात वेक्टर के रूप में कार्य करता है।
फाइलेरिया के लिए ये जो होता है याद रखिएगा मच्छर, है ना। यहाँ पर जो आंसर है कि भैया एक मच्छर होता है, इसे बोलते हैं क्यूलेक्स मच्छर। कौन है? क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग के लिए एक रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय इनमें से कौन था? तब भारत का वायसराय इनमें से कौन था? याद रखिए ये है आपका लॉर्ड विलिंगटन। कौन है? लॉर्ड विलिंगटन। जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में से तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी के समय आपका हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय है और स्थापित किया गया, यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121 नंबर में। तो आप कहेंगे सर 1937 बनेगा। राइट आंसर 1937 में ये आपका किया गया था। 35 के प्रावधानों के अनुसार ये स्थापना हुई थी 37 में। अगला दिया गया है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की जो कार्यवाही कहलाती है इसे कहते क्या हैं? चलिए, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर नई मुद्रा अगर जारी कर दिया जाए तो इसको कहा क्या जाता है, ये आपसे कह रहा है। 122 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसे बोलते हैं विमुद्रीकरण, है ना। बोलते हैं ना विमुद्रीकरण हो गया, मोदी जी ने 1500 के नोटों को समाप्त कर दिया। तो आप कहेंगे सर ये होता है विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भैया जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, 123 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। जल्दी से बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका जो आंसर आपका आ गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भैया होता है क्या IBRD जिसे कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? IBRD कहते हैं। तो इसका मतलब है कि IBRD का पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ठीक है, वाशिंगटन DC में है, अर्थात ये आपका हो गया विश्व बैंक हो गया। विश्व बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं। ठीक है ना। ये जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक भी कहते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, इसका आपका हेडक्वार्टर आपका है, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, डी और सी दोनों कैसे हो जाएंगे भाई? डी और सी दूसरा हो जाएगा क्या? डी और सी थोड़े बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जानते हैं? देखो आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है स्ट्रिंग पपेट कह रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 24 नंबर में ये आपका दिया है किस रूप में जाना जाता है, आपसे कह रहा है। चलिए, यहाँ पर 124 नंबर है और 124 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है कठपुतली। आपने देखा होगा राजस्थान में कठपुतली नृत्य खूब होते हैं। कठपुतली नृत्य जो होते हैं वो आपके होते हैं, तो इसी को स्ट्रिंग पपेट भी कहती है। इसको ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आपकी की गई थी? यहाँ पर 125 नंबर में देखा जाए तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और ये है बाजार पहुँच पहल, अर्थात इसे बोलते हैं MAI योजना। क्या बोलते हैं? MAI योजना। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, है ना। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ठीक है। एक देखा जाए तो एक उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करता है ना, आसान कार्य करता है। अगला है कि भारत में जनसंख्या इतिहास में अवधि को स्थिर अवस्था कहते हैं, अर्थात इस समय देखा जाए तो जो जनसंख्या थी वो एक प्रकार से स्थिर हो चुकी थी। तो ये है आपका 1901 से लेके 1921 इस अवधि को स्थिर अवस्था कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या विस्फोट अवस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा ये वाली जो 1951 से लेकर 81 वाली है ये जनसंख्या विस्फोट वाली है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विस्फोट वाली अवस्था पूछे तो ये आपका 51 से 81 है
और स्थिर अवस्था पूछे तो 1901 से लेके 1921 वाली आपकी दोनों को एक साथ आपको रट लेना है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है, उस गैस का नाम इनमें से है क्या? मतलब देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस है जिसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपको कौन CFC, यहाँ पर दिया गया है कौन, ये वाला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो आपका है 127 नंबर में जो ऑप्शन बी दिया है कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो आपकी है उन परत को हानि पहुंचाने वाली ग्रीन गैस है, इसको समाप्त करने की योजना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे CO2 को खत्म कर दिया जाए, तो भैया CO2 को कैसे खत्म हो जाएगी? खत्म हो सकती है क्या? आप लोग अपनी नाक से अपनी बॉडी से CO2 निकालना बंद कर देंगे? बताइए, अगर आप अपने नाक से CO2 बंद कर देंगे तो भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा असंभव है। अगर आप लोग CFC कहेंगे, CFC गैस है, क्या आप लोग फ्रिज को बंद कर देंगे? ये बताइए, क्या अपनी फ्रिजों को आप बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसको समाप्त किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो आप कहेंगे सर CO2 को नहीं कर सकते हैं, CFC नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है आपके घर में जो आपके वो मशीन होती हैं, फ्रिज होती हैं, इनमें गैस होती है CFC वाली, वो खत्म ही नहीं कर सकते हैं। ये तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये जो ऑप्शन आपका है ये आपका समाप्त करने की योजना है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सिंधु जल संधि, क्या दिया है? सिंधु जल संधि भारत को और नदियों के जल के उपयोग की अनुमति देना है। मतलब यहाँ पर देखा जाए सिंधु जल संधि है और इसके तहत देखा जाए तो यहाँ पर देखिए रावी, ब्यास और सतलज है, ये 3 नदियाँ हैं। तो आप कहेंगे सर रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति यहाँ पर देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये समझौता हुआ था कब? तो 1960 में समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला दिया गया है किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए, इसका आंसर आपका बेस्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर दिया है कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये है आपकी बेंगलुरु। क्या है यहाँ पर? बेंगलुरु, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे भारत की सिलिकॉन वैली, तो आप कहेंगे इसे ही भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी एक गर्म धारा है? निम्न में से कौन सी एक गर्म धारा है? जैसे कि आप लोग डेली टेस्ट पेपर लगाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि डेली आप 10 टेस्ट पेपर लगा डालिए। आप एक मॉडल पेपर लगाइए, उस मॉडल पेपर में जो आपको नहीं आता है उसको आप पढ़िए, बेसिक पढ़िए, थ्योरी को कंप्लीट करिए। जैसे ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप कसम खा लीजिए कि इसको आज और कल में हम ख़त्म ही करना है ना? कैसे नहीं आपका रिजल्ट अच्छा आएगा? ज़रूर आएगा। लेकिन आप कहो कि नहीं एक दिन में हम 10 मॉडल पेपर लगा डालें, एक दिन में हम 10 घटना चक्र के मॉडल पेपर लगा डालें, तो ये कोई टारगेट नहीं होता है कि आप ये टारगेट कर लो कि हमें एक दिन में 10 मॉडल पेपर ख़त्म नहीं करना है, आपको सीखना है। एक लक्ष्य रखिए, ख़त्म नहीं, आपको सीखना है। देखो दिया गर्म जलधारा 130 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये ब्राज़ील की जो धारा है, जो ब्राज़ील की जलधारा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये ब्राज़ील की तट पर प्रवाहित होती है, ये गर्म धारा है। और ब्राज़ील के साथ में यहाँ पर देखा जाती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से जो जाएगी तो वो गर्म जलधारा जरूर हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? साम्राज्यों का कब्रिस्तान पूछा गया है, तो साम्राज्यों का कब्रिस्तान कौन हो जाएगा? ये है भैया अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान लगाने वाले 80% होंगे, हमें मालूम है कि पाकिस्तान लगाने वाले 80% लोग होंगे, लेकिन यह का राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब देखा जाए ये ऐसा है क्यों, इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो स्थिति है, अर्थात इसका जो लोकेशन है ना, वो विदेशी सरकार ने लंबे समय से अफगानिस्तान के लोगों को अपने हितों के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, किंतु कोई भी देश अंतिम रूप से यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने में विफल रहा है। कुल मिला के इसको यूज बहुत किए हैं, अफगानिस्तान को लोगों ने यूज किया है, चाहे खालिस्तान हो चाहे कोई भी हो, इसको यूज लोगों ने किया है। इस वजह से साम्राज्यों कब्रिस्तान इसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? नया क्वेश्चन है, नोट करिएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा 1964। क्या हो जाएगा? 1964। अर्थात कि जो सीमा शास्त्री समझौता है इसको इंडो सिलोन समझौता भी कहते हैं। इंडो सिलोन समझौता कहते हैं। भंडार नायकी का नाम सुना होगा, है ना?
तो भंडार नायके संधि भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर है। और अगला है विनय पत्रिका के लेखक का नाम पूछा गया। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा, विनय पत्रिका के जो लेखक है वो आपके इनमें से कौन बन सकते हैं? 133 को ऑप्शन देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा तुलसीदास बनेगा, ए नंबर है तुलसीदास जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं में से 2 3 तो आपको आती ही होंगी। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती, रामलला, लयचू, गीता, है ना, दोहावली। अगला है कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन इनमें से कौन सा है? चलिए बताइएगा कि भैया वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन जो आपका है, यहाँ पर याद रखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद। ये जो ऑप्शन आपका ये दिया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। कहाँ पर है? तो आपके मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके देहरादून जो आपका है यहाँ पर मुख्यालय है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया है कि 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना की गई थी। ये आईएमपी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसलिए बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा। तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तहसीलदार के पास की शक्ति होती है। थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर पीडीएफ में गड़बड़ी हल्की सी है, बस एक क्वेश्चन में कह रहा है तहसीलदार के पास जो शक्ति होती है संबंधित गांव की जो अड़ंगल या पहानी प्रविष्टि को सत्यापित करना। यहाँ पर दे स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, ये इसमें नहीं आएगा। अनधिकृत अतिक्रमण गैर सरकारी जल के अधिनियमित उपयोग के मामलों को निश्चित करेगी। तो हो सकता है ये भी, रुकिए, क्योंकि स्थानीय तौर पर आपका ये भी है, ये भी है, ये भी, सभी हो सकता है। कोई ऑप्शन सब में वाला कर दीजिएगा। ए बी सी आपका आंसर आपको डी लगा देना। ये सभी है, तहसीलदार के पास ये सभी शक्तियाँ आपकी होती हैं। डी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कौन करेगा? जैसे जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर परिवर्तन और सार्वजनिक जो नोटिस है ये प्रकाशित कौन करता है? तो ये नोटिस आपकी होती है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सुविधा जहाँ से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुँच की पेशकश की जाती है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है। 138 नंबर में याद रखिएगा एक साइबर कैफ़े। क्या है? एक साइबर कैफ़े। नोट करिए, इसको ऑप्शन जो भरा जाएगा वो आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के प्रसंग में एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती है। 139 में तो आप कहेंगे सर ये बग होता है। क्या होती है? इसे बग कहते हैं। जो त्रुटि होती है, त्रुटि को हम लोग बग कहा जाता है। आंसर नंबर आपका डी बनेगा। और अगला है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? यहाँ पर बताना है कि भैया भारतीय संविधान अपना अधिकार है वो किससे प्राप्त करता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। फटाफट जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से, बेस्ट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बहुत अच्छे, अति सुंदर। चलिए देखिए 40 नंबर में आपका जवाब भी यहाँ पर काफ़ी लोग दे रहे हैं, है ना। जवाब यहाँ पर 40 नंबर में दे रहे हैं और 40 का जवाब देना है वो आप सभी को फटाफट देना है। चलिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर 140 नंबर का जवाब आ गया है। लगभग सभी का सही है। भारत की जनता, मतलब भारतीय संविधान का अपना अधिकार किससे प्राप्त है? तो आपके भारतीय जनता आपकी सर्वोच्च होती है। हमने कहा भी है भारतीय जनता सर्वोच्च होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा कब गया था, ये बताइएगा। वेरी गुड, आप बिल्कुल राइट हो। यहाँ पर देखिए 141 नंबर में तो आप कहेंगे सर 1976। यहाँ पर जो आंसर है 1976 वाला, ये बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर क्या किया गया था भाई? जोड़ा गया था। ठीक है ना, क्लियर है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्र की अदला बदली करने और अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना यहाँ पर आवश्यक है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए 142 नंबर में, तो 142 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये पहली अनुसूची है और पहली अनुसूची में संशोधन करना जरूरी है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।